हाँ तो बच्चों, अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बेटा ये टॉपिक पूरा हो जाए इसलिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले पढ़ लो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर सरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, हमने पढ़ा था। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज भी जो है मानसरोवर झील की राक्षस ताल झील से निकलती है। तो उनके निकट, उनके उद्गम स्थल के निकट से ही, उनके किनके, सिंधु और सतलज के, उनके नजदीक से ही कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। नमचा बरवा शिखर जो 7,757 मीटर ऊंचा शिखर है के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। देखो क्या है कि ये नदी, इसकी लंबाई सिंधु से भी अधिक है। वैसे ये भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत की नहीं है क्योंकि ये भारत के बाहर बहती है। वैसे सबसे लंबी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जितनी भी नदियां पड़ी उसमें सबसे अधिक लंबाई किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। तो देखो अब ये जो है वहां से निकलती है और बिल्कुल हिमालय के समांतर मानसरोवर झील से निकलकर, कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील है, तो वहां से निकलकर हिमालय के समांतर समांतर बहती है। और जो है फिर नमचा बरवा नामक जो है शिखर है हिमालय पर्वत का ही, उसके वहां आकर जो है यू आकार का मोड़ बनाकर भारत के कौन से राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और वहां ये गार्ज का निर्माण भी करती है। गार्ज का निर्माण, गार्ज महाखंड बनाती है, गार्ज का निर्माण करती है क्योंकि वो पर्वत शिखर है ना, ऊंचा नमचा बरवा शिखर है, तो तेज गति से बहती है, वहां से ढलान ज्यादा हो जाता है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। सहायक नदियां किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे गंगा की सहायक नदियों का पूछा जाता है वैसे। और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। कहाँ? असम में। तिब्बत में, उधर चीन में वहाँ बहती है, वहाँ इसका नाम सांगपो होता है। फिर इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग होने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो नाम है। फिर जो है भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। और जब बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती हुई आगे आती है, तब पद्मा, गंगा की धारा जब उसमें मिल जाती है तब क्या नाम हो जाता है इसका? मेघना। तो देखो पहला नाम क्या था? दिहांग, नहीं, पहला नाम सांगपो, दूसरा नाम इसका दिहांग, तीसरा नाम होता है इसका जमुना, और चौथा नाम मेघना। मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आगे देखो, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। वहाँ भारत में इसमें जल और सिल्ट की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बहुत अवसाद बहा कर लाती है अपने साथ। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? आपने 7th क्लास में पढ़ा था ये, माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक माजुली द्वीप बनाती है। द्वीप का नाम है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और कौन सी नदी में बनता है? ब्रह्मपुत्र में। कहाँ बनता है? असम में। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, इसमें बाढ़ भी खूब आती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा अधिक होती है। बाकी उत्तर भारत की नदियों में सिल्ट निक्षेपण नहीं होता है, ये मृदा अपरदन करती है बहुत ज्यादा। इस कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन
लाती है। ये मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नदी क्या करती है, अपना मार्ग बदल लेती है, क्योंकि सिल्ट निक्षेपण मात्रा अवसाद ज़्यादा बहा कर लाती है, निक्षेपण ज़्यादा होता है, अपर्दन ज़्यादा होता है, तो जो है अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी हिमालय नदी तंत्र पूरा हुआ उत्तर भारत की नदियों का। अब अगला टॉपिक आपका प्रायद्वीपीय नदियां आएगा, दक्षिण भारत की नदियां, तो ये अलग टॉपिक है, इसको अपन बाद में ही पढ़ेंगे। अब एक बार ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मानचित्र में समझ लो। देखो ये ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी तंत्र समझ ही लिया था अपन ने, ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यही आपको पता होगा ये यहाँ से ये सतलज है, ये सतलज, और ये है सिंधु, यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये सिंधु, सतलज और ये ब्रह्मपुत्र, तो इनके निकट से ही निकलती है। ये देखो सिंधु भी ये इधर जा रही है और ये सतलज इधर जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील तिब्बत से। तो ये इस तरह निकली, ऐसे ही हमारा हिमालय पर्वत है, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील से जो है, ये मानसरोवर झील है पूरी जगह में, ये भी मानसरोवर से निकलती है, ये भी मानसरोवर से निकलती है, इसमें भी अलग अलग झीलें हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत प्रदेश से। तो यहाँ से निकल कर ये बिल्कुल हिमालय के देखो समांतर समांतर बहती है। यहाँ इसका नाम क्या है, सांगपो, पहला नाम इसका, समांतर समांतर बहती है। और इधर ये हिमालय पर्वत का नमचा बरवा पर्वत श्रेणी है यहाँ। तो यहाँ से आकर ये पर्वत पदीय भाग में ही जो है इस तरह यू आकार का, ये देखो अंग्रेजी के यू आकार का मोड़ बनाती है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यू आकार का मोड़ बनाकर ये हमारे नमचा बरवा पर्वत है यही, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसका नाम क्या है, ये दिहांग, क्या नाम है ये, दिहांग। यहाँ इसका नाम क्या था, सांगपो, लिख लेना आप, समझ नहीं आ रहा हो तो। यहाँ इसका नाम क्या हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर, दिहांग। अब अरुणाचल प्रदेश से चलती है ये इस तरह बहती हुई, तो थोड़ा ढाल भी आ जाता है, तो यहाँ जो है इसमें सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ तो सीधी बहती है ना, यहाँ कम होती है सिल्ट की मात्रा, और ये शीत प्रदेश भी है, यहाँ सिल्ट की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश से ये इधर आ जाती है असम में। ठीक है, और असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ये देखो दिख रहा होगा आपको, ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसे असम से बहती हुई इधर आ जाती है, और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, ये बांग्लादेश में आ गई। तो यहाँ इसका नाम क्या हो गया, जमुना। ठीक है, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, और यहाँ बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। ये आगे बढ़ रही है बांग्लादेश से यहाँ, और ये देखो ये इधर गंगा आ रही थी, आई ना गंगा, ये गंगा, तो ये गंगा की जो है दूसरी धारा जो थी पद्मा, ये आकर इसमें मिल गई। ठीक है, ये गंगा नदी आपको दिख रहा होगा ना आसानी से, ये गंगा नदी है ये पूरी जो डार्क डार्क दिख रही है इसमें, ये पूरी क्या है, प्रयागराज है। ये प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है, यमुना। ठीक है, तो ये इधर, और यहाँ फरक्का नामक स्थान से गंगा दो भागों में बढ़ गई, हुगली तो नीचे आके गिर गई इसमें बंगाल की खाड़ी में, और इधर से ये पद्मा आ गई, इधर से ये ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ जमुना के नाम से है, और यहाँ पर दोनों धाराएं मिल गई। दोनों कौन सी, ब्रह्मपुत्र की धारा और इधर गंगा की धारा, और ये दोनों यहाँ इसका नाम, यहाँ से इसका नाम क्या हो गया, मेघना। ठीक है, और ये मेघना के नाम से यहाँ से किस में गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, और ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये इधर उधर से बहकर सहायक नदियाँ भी इसमें मिलती है। ये देखो येरी लोहित वगैरह, ये नदियाँ जो अपन ने पढ़ा था ना अभी, ये नदियाँ इसमें दाएं बाएं से मिलती है, और इस तरह ये क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों का क्या करना है, अच्छे से करना है, वर्णन करना है और समझना है। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।